आज ऑनेस्टली बात करते हैं बार्सिलोना के बारे में। क्योंकि जो टीम हम इस वक्त देख रहे हैं वो सिर्फ नाम से बार्सिलोना लगती है, लेकिन परफॉर्मेंस और स्ट्रक्चर के लेवल पे काफ़ी सीरियस सवाल खड़े कर रही है। एंड ये मेरी पूरा सीजन क्लोजली देखने के बाद आने वाली फ्रस्ट्रेशन है। स्टाइल ऑफ प्ले देखने में अट्रैक्टिव हो सकता है, फास्ट टेम्पो, हाई प्रेसिंग, अटैकिंग इंटेंट, लेकिन जब प्लानिंग वीक हो, स्क्वाड बिल्डिंग इनकम्प्लीट हो और टैक्टिकल बैलेंस मिसिंग हो, तो वो एक्साइटमेंट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं होती। और जब ऐसे क्रैक्स बार बार नजर आने लगे तो उन्हें इग्नोर करना खुद को झूठ बोलने जैसा होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम ऑनेस्टली ब्रेक डाउन करें कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और उसके लिए हमें रीसेंट मैच के टर्निंग पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वही मूवमेंट पूरे डिस्कशन की डायरेक्शन सेट करता है और वहाँ से डीपर इश्यूज भी सामने आने लगते हैं। जिरोना के अगेंस्ट जो विनिंग गोल आया उसके बिल्डअप में जूस कुंडे पर क्लियर फाउल था, प्रॉपर स्टैंप था। चाहे वो जानबूझकर किया गया हो या एक्सीडेंटल हो, फुटबॉल में इंटेंशन से ज़्यादा इम्पैक्ट मैटर करता है। अगर एक प्लेयर को हिट करके उसी मूव से गोल स्कोर होता है तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उस मूवमेंट को डिटेल में रिव्यू किया जाए। इसलिए सवाल उठता है, वीएआर ने उस सिचुएशन को सीरियसली चेक क्यों नहीं किया? जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जब मल्टीपल कैमरा एंगल्स होते हैं, जब स्लो मोशन रिप्लेस पॉसिबल है, तो फिर इतने क्लियर इंसिडेंट का इग्नोर हो जाना नेचुरली फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। फैंस का गुस्सा समझ में आता है, क्योंकि रेफरिंग में कंसिस्टेंसी बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है। आज एक स्टैंडर्ड कल दूसरा स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, और जब ऐसे मूवमेंट्स मैच का रिजल्ट डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं तो डिबेट और भी इंटेंस हो जाती है, जो हमें फिर ब्रॉडर परफॉर्मेंस डिस्कशन की तरफ ले जाती है। लेकिन यहाँ एक ऑनेस्ट लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। चाहे डिसीजन गलत था, पर फिर भी ये बार्सिलोना की ओवरऑल पूर परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं करता। अगर एक टीम स्ट्रक्चर से स्ट्रांग हो, डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट हो और मेंटली स्टेबल हो, तो एक रॉन्ग रेफरिंग कॉल से पूरा मैच कंट्रोल से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि स्ट्रांग टीम्स कंट्रोवर्सी के बावजूद गेम मैनेज कर लेती है, और यही पॉइंट हमें डीपर परफॉर्मेंस इश्यूज की तरफ ले जाता है। जिरोना इस सीजन कोई डोमिनेंट या टॉप लेवल थ्रेट नहीं रही है। वो लीग में स्ट्रगल कर रही टीम है, कंसिस्टेंसी उनके पास भी नहीं है। ऑन पेपर देखो तो बार्सिलोना के पास ज़्यादा क्वालिटी, ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा डेप्थ है। ऐसे अपोनेंट के अगेंस्ट गेम का कंट्रोल शुरू से ही बार्सिलोना के हाथ में होना चाहिए था, लेकिन मैच का पैटर्न बिल्कुल अपोजिट स्टोरी बता रहा था। रियलिटी ये थी कि गोलकीपर जोआन गार्सिया रिपीटेडली एक्शन में था, हर थोड़ी देर में सेव, हर थोड़ी देर में इमरजेंसी सिचुएशन। जब आपका गोलकीपर ही सबसे ज़्यादा बिजी हो तो वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं होता, वो सिग्नल होता है कि डिफेंसिव शेप ब्रेक हो रही है, मिडफील्ड प्रोटेक्शन मिसिंग है और टीम ट्रांजिशन में वल्नियरेबल है। और यहीं से डिस्कशन और भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच का पैटर्न नहीं है बल्कि पूरे सीजन का रिपीटिंग थीम बन चुका है। जोआन गार्सिया ने पोस्ट मैच खुद एडमिट किया कि टीम बहुत इजीली चांसेस कंसीड कर रही है। इतने सारे सेव्स करना एक्चुअली सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं होती, क्योंकि एक गोलकीपर का हीरो बन जाना शॉर्ट टर्म में इंप्रेसिव लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये वार्निंग साइन होता है। और ये स्टेटमेंट सिर्फ उस मैच को नहीं बल्कि ऑलमोस्ट पूरे सीजन को समराइज करता है। टीम प्रोएक्टिव फुटबॉल नहीं खेल रही, यानी गेम को कंट्रोल करके ओपोनेंट को लिमिट नहीं कर रही, बल्कि रिएक्टिव हो गई है। मतलब ओपोनेंट के अटैक्स को बस रेस्पॉन्स दे रही है। आइडली गोलकीपर को कभी कभी प्रोटेक्शन देनी चाहिए टीम को, लेकिन अगर हर मैच वो रेस्क्यू मोड में हो, हर 10 मिनट में इमरजेंसी सेव कर रहा हो, तो उसका सीधा मतलब है कि टीम का बेस स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है। और जब फाउंडेशन ही वीक लगे तो नेचुरली सवाल सिर्फ प्लेयर्स पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम और टैक्टिकल अप्रोच पर उठने लगते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इंडिविजुअल मिस्टेक से ज़्यादा कलेक्टिव सेटअप की लगती है। सिस्टम की बात करते ही एक कॉमन आर्ग्यूमेंट तुरंत सामने आ जाता है, हम चांसेस क्रिएट करते हैं बस फिनिश नहीं करते। ये लाइन ऑलमोस्ट हर वीक रिपीट होती है, जैसे ये ही फाइनल एक्सप्लेनेशन हो। लेकिन फुटबॉल सिर्फ चांस क्रिएशन का गेम नहीं है, ये बैलेंस का गेम है। अगर आपको हर मैच जीतने के लिए 3 से 4 गोल स्कोर करना कंपलसरी लग रहा है, तो उसका सीधा मतलब है कि डिफेंसिव स्टेबिलिटी मिसिंग है। करंट सेटअप हाई लाइन, एग्रेसिव प्रेसिंग और अटैकिंग ओवरलोड पर बेस्ड है। इस अप्रोच में नेचुरली आपको अटैकिंग मूवमेंट्स मिलेंगे, लेकिन साथ ही डिफेंसिव एक्सपोजर भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, प्लेयर्स इंसान होते हैं, मशीन नहीं। हर मैच में क्लिनिकल फिनिशिंग एक्सपेक्ट करना अनरियलिस्टिक है। ये सोचना कि बस फिनिशिंग बेटर हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, एक्चुअली बहुत बड़ी सिंप्लीफिकेशन है।
जब फिनिशिंग डिप होती है तब सिस्टम की असली वीकनेस सामने आती है, और यही पैटर्न हम बार बार देख रहे हैं। जैसे ही गोल्स कम होते हैं, टीम वल्नरेबल लगने लगती है। इसके तुरंत बाद डिस्कशन शिफ्ट हो जाता है प्रेसिंग और इंटेंसिटी पर। पोस्ट मैच इंटरव्यूज में अक्सर बोला जाता है, प्रेस बेटर करो और ज़्यादा इंटेंस हो जाओ। लेकिन पूरा सीजन देखो तो प्रॉब्लम सिर्फ इंटेंसिटी का नहीं है, स्ट्रक्चर का है। 70 to 80 मैचेस के लॉन्ग सीजन में हर गेम मैक्सिमम इंटेंसिटी मेंटेन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। हर एक प्लेयर की फिजिकल लिमिट होती है, एक मेंटल लिमिट होती है। और जब हांसी फ्लिक आया, सिस्टम फ्रेश था, ओपोनेंट्स प्रिपेयर्ड नहीं थे। बेसिकली सरप्राइज एलिमेंट स्ट्रांग था, जिससे चैंपियंस लीग में एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंसेस भी आई। बिग गेम्स में डोमिनेंस दिखा। प्लेयर्स फिजिकली शार्प थे, मेंटली कन्विंस्ड थे। लेकिन इवन उस फेज में भी डिफेंसिव फ्रेजिलिटी कंप्लीटली गायब नहीं थी। क्रूशियल मूवमेंट्स में वो वीकनेस हर्ट कर गई। ओपोनेंट्स ने टाइम के साथ सिस्टम को स्टडी किया, एडजस्ट किया। इस सीजन वही रिस्क और ज़्यादा क्लियरली एक्सपोज हो रहे हैं। मॉडर्न फुटबॉल में अगर आप अडेप्ट नहीं करते तो बाकी टीम्स आपको फिगर आउट कर लेती हैं। हाई डिफेंसिव लाइन एक बोल्ड और प्रोएक्टिव अप्रोच है, लेकिन हर बोल्ड डिसीजन के साथ एक रिस्क अटैच्ड होता है। जब ओपोनेंट लॉन्ग बॉल खेलता है, डिफेंडर्स को इंस्टेंटली स्प्रिंट बैक करना पड़ता है। लाइन्समैन तुरंत फ्लैग नहीं देता, वीएआर बाद में इंटरवन करता है। हर ओवर द टॉप बॉल के साथ डिफेंडर्स के दिमाग में अलर्ट सिग्नल चालू हो जाता है। कांस्टेंट स्प्रिंटिंग, कांस्टेंट रिकवरी रन्स, एनर्जी ड्रेन होती है, फोकस स्प्लिट होता है, स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है। ये सिर्फ फिजिकल फटीग नहीं, साइकोलॉजिकल फटीग भी क्रिएट करता है। जब डिफेंडर्स हर सेकंड एज पर खेलता है, तब एक स्मॉल मिस्टेक भी पूरे डिफेंसिव स्ट्रक्चर को तोड़ सकती है। इसलिए सिर्फ कोच को ब्लेम कर देना इजी सॉल्यूशन लग सकता है, लेकिन रियलिटी लेयर्ड है। और जब लेयर्स की बात आती है तो नेचुरली स्पॉटलाइट बोर्ड और प्लानिंग पर शिफ्ट होती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टच लाइन तक लिमिटेड नहीं होती। लास्ट सीजन लिमिटेड स्क्वाड के साथ ओवर परफॉर्मेंस हुई थी, लेकिन उस मोमेंटम को स्ट्रेंथन करने के लिए एडिकेट बैकिंग नहीं मिली। डिफेंसिव डेप्थ प्रॉपरली इंप्रूव नहीं हुई, फुल बैक री एनफोर्समेंट नहीं आया, स्क्वाड का ओवरऑल बैलेंस बेटर नहीं हुआ। फाइनेंशियल इश्यूज रियल हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और क्लियर कम्युनिकेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। फैंस को अनरियलिस्टिक होप देना और फिर प्रॉमिस्ड स्ट्रेंथन ना कर पाना ट्रस्ट को डैमेज करता है। जनवरी ट्रांसफर विंडो में भी कोई मेजर री नहीं आई। स्टार्टिंग 11 स्ट्रांग लग सकती है, लेकिन लॉन्ग सीजन स्क्वाड डेप्थ से जीता जाता है। अगर बेंच रिलायबल नहीं है, अगर रोटेशन में क्वालिटी का ड्रॉप नोटिसेबल है, तो सिस्टम नेचुरली प्रेशर में आएगा। और जब प्रेशर बिल्ड होता है तो परफॉर्मेंस डिप होती है, और जब परफॉर्मेंस डिप होती है तो क्रिटिसिज्म बढ़ता है। फिर प्रेशर कोच और प्लेयर्स पर शिफ्ट होता है। ये एक साइकिल बन जाती है, और जब तक स्ट्रक्चर और प्लानिंग इंप्रूव नहीं होती, ये साइकिल रिपीट होती रहती है। अब बिगर पिक्चर देखो। यूरोप के टॉप क्लब्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं, टेक्टिकल ट्विक्स करते हैं, स्क्वाड को अपग्रेड करते हैं, डेटा का यूज करके प्लानिंग बेटर बनाते हैं, रोटेशन और स्मार्ट तरीके से मैनेज करते हैं। सब कुछ डायनेमिक और फ्लेक्सिबल है। अगर बार्सिलोना स्टैटिक रहेगी, सिर्फ अपनी फिलॉसफी पर डिपेंडेंट रहेगी, बिना ओवरऑल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किए, तो गैप नेचुरली बढ़ता ही जाएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एक्सक्यूज हो सकती है, लेकिन क्लियर प्लानिंग और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये सिचुएशन किसी एक इंसान की वजह से नहीं बनी, ये धीरे धीरे जमा हुई प्रॉब्लम्स का रिजल्ट है। रिस्की टैक्टिक्स, वीक स्क्वाड डेप्थ और टाइम के साथ प्रॉपर चेंजेस ना कर पाना। और जब ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ सामने आती है, तो पूरा सीजन कंट्रोल से बाहर जाता हुआ लगता है और कंसिस्टेंसी टूटने लगती है। इसलिए ये डिस्कशन सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एक ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन है। क्योंकि जब आप सच का सामना करते हो, तभी इम्प्रूवमेंट का रास्ता खुलता है। अगर हम सिर्फ ब्लेम गेम खेलते रहे तो कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन जब हम कामली देखते हैं कि गलती कहाँ हो रही है, टैक्टिक्स में, स्क्वाड प्लानिंग में, मेंटल प्रेशर में, तब करेक्शन जेन्युइनली पॉसिबल होता है। एंड में बात बिल्कुल क्लियर है। रेफरिंग डिसीजंस फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं, लेकिन असली कंसर्न उससे कहीं बड़ा है। रियल इशू टैक्टिकल बैलेंस का है, प्लेयर्स पर मेंटल और फिजिकल लोड का है, स्क्वाड डेप्थ की कमी का है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की क्लैरिटी का है। अगर स्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं होता, अगर सिस्टम में टाइमली चेंजेस नहीं होते, तो कभी कभी अच्छे परफॉर्मेंसेस के बावजूद कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। बार्सिलोना के स्टैंडर्ड्स हिस्टोरिकली हमेशा हाई रहे हैं। ये क्लब सिर्फ मैचेस नहीं जीतता, ये आइडेंटिटी और एक्सेलेंस के लिए जाना जाता है। वापस उस लेवल पर पहुंचने के लिए सिर्फ पैशन और इमोशन काफ़ी नहीं होगा।
स्मार्ट प्लानिंग, ऑनेस्ट लीडरशिप और स्ट्रांग बिल्डिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। ये फेज टफ हो सकता है, लेकिन हर रीबिल्ड क्लैरिटी से स्टार्ट होता है। जब तक प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक उन्हें फिक्स नहीं कर पाओगे। और शायद यही ऑनेस्टी, यही अनकंफर्टेबल ट्रूथ एक्सेप्ट करना रीबिल्डिंग का पहला स्टेप है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तुम लोग भी अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, विस्का बारसा।